Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu and in this class we are going to cover a lot many topics. Variety होगी इसमें जिसको कि आज हम cover करने वाले हैं. तो मैम क्या variety है भाई? Let's check that out. So हम लोग सबसे पहले देखेंगे table of contents क्या है. तो सबसे पहले तो है चंद्रयान 3. तो चंद्रयान 3 reveals dark side of the moon. तो क्या है भैया, ये मून का कौन सा डार्क साइड की बात हो रही है. नेक्स्ट इज ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रिटोरिक. सो यहाँ पर ये कौन से पॉइंट की यहाँ पर बात कर रहा है वो जानेंगे. इसके बाद है डिकोडिंग द प्रेसिडेंट्स स्पीच. हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती मुर्मू जी, तो उनके स्पीच से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है, एडिटोरियल. सो ओके, सो वी विल बी कवरिंग दिस. ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये क्या है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है. तो इसमें जानेंगे कि यहाँ पे क्या टाइप की चीज़ें जो है हो रही हैं, क्या डिस्प्यूट है, क्या इशू है, किसने क्या कहा, क्या बात बोली. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे जानेंगे. इसके बाद कौन से ऐसे कंसर्न्स है, व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन द नॉर्थ ईस्ट. ये दोनों ही हमारे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के पार्ट है. ठीक है, तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कह रही हूँ, नॉर्थ सी. तो नॉर्थ सी में ड्रिल करने से रिलेटेड जो है ये क्या कंसर्न की बात कर रहा है, तो वी विल बी कवरिंग दैट. देन ICSSR टू डेवलप इंडियनाइज्ड रिसर्च मेथडोलॉजी टूल्स. सो वी विल बी कवरिंग दिस ऑल्सो, कौन से मेथडोलॉजी टूल्स की बात कर रहे हैं. इक्वेडोरियंस रिजेक्ट ऑयल ड्रिलिंग इन द अमेजोन इन हिस्टोरिक डिसीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि इसको जो है हम इसी में ही कवर करते हैं, बट वी विल बी डूइंग दिस सेपरेटली बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. वी विल बी डूइंग दिस सेपरेटली. ओके, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग. यहाँ पे जो है आपको मैं सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन टाइप दे रही हूँ बेसिकली, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक नया अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता है कि कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, वाटर डिस्प्यूट. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि हम एक नया बेंच जो है वो बनाएंगे एंड वो बेंच जो है कावेरी वाटर जो ये इशू चल रहा है उसको रिजॉल्व करेंगे. तो कर्नाटका को आप सभी ने DNA देख रहे हैं तो आप सभी को इस चीज़ की अपडेट होगी ही कि कर्नाटका जो है उनको बोला गया था, जो ट्राइब्यूनल ने कहा था कि भैया कि आप इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है आप रिलीज कर दो तमिलनाडु के लिए. बट कर्नाटका ने उतना नहीं किया है और यहाँ पे तमिलनाडु इज वेरी मच परेशान कि भैया वाटर रिलीज कर दो, हमारे भी फार्मर्स है, हमारे भी लोग हैं, हमको भी ज़रूरत है. बट वो चीज़ हो नहीं रही है. कर्नाटका इज लाइक वी ऑल्सो नीड वाटर. अब एंड ये सारी चीज़ें हर साल होती हैं, मॉनसून भी उतना अच्छा खासा नहीं रहा है, तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. सो ये जो पूरा डिस्प्यूट हो रहा है उसी को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक बेंच ही एस्टैब्लिश कर दे रहे हैं जिससे कि आप इस चीज को रिजॉल्व कर लो. सो दैट इज जस्ट एन अपडेट जो कि मेरे को आपको बताना था. नेक्स्ट है चंद्रयान 3 रिवील्स डार्क साइड ऑफ द मून. सो चंद्रयान 3 जो है अभी इमेजेस सेंड करना शुरू कर दिए हैं, ओके कर दिया है. एंड यहाँ पर जो है हमको कुछ कुछ नए वो मिल रहे हैं, अपडेट्स मिल रहे हैं. तो यहाँ पर इन्होंने ये जो इन्होंने मतलब चंद्रयान 3 जो है उसने हमको भेजा है इमेज, डार्क साइड की इमेज भेजी है. तो द फार साइड इज ऑल्सो नोन एज द डार्क साइड, एक ऐसा प्लेस जो कि हमको बेसिकली जनरली देखने को मिलता नहीं है. एंड वहाँ से इसरो ने ये कहा है कि चंद्रयान 3 ने इमेज भेजी है, डार्क साइड की इमेज भेजी है विच इज़ बेसिकली हिडन फ्रॉम द अर्थ. तो मून का हमें हमेशा एक ही साइड देखने के लिए मिलता है, तो ये दूसरा साइड का जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है इस इमेज के द्वारा. एंड दिस वाज कैप्चर्ड बाय द लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, दैट इज LHDAC के द्वारा जो है इस चीज को कैप्चर किया गया है. And this camera that assists in locating a safe landing area without boulders or deep trenches during the descent is developed by ISRO at SAC. So this has actually helped in order to take this picture.
अब यहाँ पे कुछ ऐसे इमेजेस भी लिए गए हैं जो कि लैंडर के द्वारा लिया गया है। ये LPDC यानी कि लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा जो है इसने लिया है। और भी इमेजेस लिए गए हैं लैंडर इमेजर के द्वारा, लैंडर इमेजर कैमरा 1। तो ये नेम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक जो एक एक्साइटमेंट जो होती है, डार्क साइड क्या है, बस यही चीज़ें बताने के लिए कि भैया इस चंद्रयान 3 जो कि कल लैंड करने वाला है, होपफुली हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली बात है कि हर किसी का फिंगर क्रॉस्ड है दैट इट डजंट नथिंग बैड एक्चुअली हैपन्स। खैर कुछ नहीं बोलेंगे गड़बड़, जुबान पे सरस्वती बैठती हैं, है ना, दिन में एक बार, कुछ पता नहीं होता। सो ऑलवेज टॉक गुड एंड डू गुड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी बातें। खैर नेक्स्ट हमारे लिए है द ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी rhetoric. So here we are going to talk about a lot many things, चाइना से रिलेटेड, न्यू दिल्ली की डिलेमा, ब्रिक्स में जो है वो इश्यूज हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर क्या है कि इंडिया जो है वो फिर से जियो पॉलिटिक्स की इशू जो हो रही है उसमें फंसता जा रहा है। एंड थिंग्स इज एंड अलॉट मेनी थिंग्स इंडिया इज हैंडलिंग ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ें इंडिया हैंडल कर रहा है, जैसे कि चेयरिंग करना, समिट्स है उसमें वो हेड के तौर पे बैठ रहा है, सो दैट्स अ बिग डील, बिग डील। सो चेयरिंग समिट्स, नेविगेटिंग ट्रिकी Manichaean choices, ducking geopolitical whirlwinds, and negotiating a place at the high table of the governance. So we are having that control, a kind of control now, कि अब जो है हम इस टाइप की चीजें कर पा रहे हैं कि हम अपने हिसाब से चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया इज लाइक कि वो अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकली भी अगर किस तरह का कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी हो रहा है तो वहाँ पे भी चीज़ें इस तरीके से मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हिसाब से बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनके फेवर में, यानी इंडिया अपने फेवर में आ सके, इस टाइप से चीज़ें हो रही हैं। एंड जो अभी ब्रिक्स की समिट है साउथ अफ्रीका में होने वाली है अगस्त 22, यानी कि आज से अगस्त 24 तक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एंड दिस विल बी बेसिकली टेस्टिंग आवर डिप्लोमेसी। तो ये इसी इन्हीं बातों से जो है ये बेसिकली ये आर्टिकल यहाँ पर शुरू हुई है। तो क्या यहाँ पर पॉइंट किया जा रहा है, क्या बातें करी जा रही है, तो यहाँ पर इंडिया का एक्टिव रोल जो है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एरेना में, जैसे कि समिट्स को चेयर करना, कॉम्प्लेक्स चॉइसेस जो हैं वहाँ पर, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं वहाँ पर अपने चॉइसेस सामने रखना, एंड ग्लोबल गवर्नेंस के जो पोजीशंस हैं वहाँ पर वी आर सीकिंग कि हमको कुछ अच्छी पोजीशन भी टाइप मिल जाए, तो उस टाइप की चीज़ें करना। सो इंडिया इज स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड वो बेटर तरीके से आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। एंड अभी वही ब्रिक्स वाली बात जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई। सो दिस इज द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हियर। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स लिमिटेड इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, इट इज एक्चुअली लैकिंग द सिग्निफिकेंस ओवर हियर व्हेन इट कम्स टू द पावर इन ऑर्डर टू शेप द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, तो ग्लोबल इकोनॉमी को अगर शेप करने की बात करें, देखो भैया इसमें रशिया है, इंडिया है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका है, राइट, ब्राजील, तो ये सारे लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसको रीशेप कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। इट्स पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज कंसिडरेबल ओवर हियर। Now the next point is the organization's expansion and diverse representation could address the democratic deficit in global governance over here. So these are the kind of points कि global governance की अगर बात करें, मतलब all and all अगर कहें तो कुछ impactful चीज हमको दिख रही नहीं है ब्रिक्स की तरफ से कि ब्रिक जो है कुछ इम्पैक्टफुल तरीके से कोई काम कर पा रहा है एज सच। नाउ इमर्जेंस ऑफ नॉन वेस्टर्न फोरम्स की इमर्जेंस की यहाँ पर बात हो रही है, दैट एज ट्रेडिशनल ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर आर सीन एज अनडेमोक्रेटिक, फोरम्स लाइक ब्रिक्स फिल द इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम ओवर हियर। इट इज सेइंग कि जो पुराने फोरम्स हैं, ग्लोबल फोरम्स हैं, तो वो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर काम होती है। तो ब्रिक्स जो है एक तरीके से इनको एक ऑप्शन देता है, जो कंट्रीज हैं दूसरी उनको एक ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पर भी आपके पास यू आर हैविंग द फ्री हैंड ओवर हियर।
और अनसर्टेनिटी की अगर बात करें ग्लोबल ऑर्डर में, जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं उन सारी चीज़ों को ले, तो ऑल दीज प्रॉम्प्ट मिडिल पावर्स लाइक इंडिया टू सीक ऑल्टरनेटिव्स टू मेक सेंस ऑफ चेंजिंग डायनेमिक्स ओवर हियर। तो इंडिया जो है दिस विल बी बेसिकली is trying to find out some kind of alternatives जो हैं वो देखने की बात हो रही है। एंड इट इज सेइंग कि किसी ये जो डायनेमिक्स है वहाँ पे जो चीज़ें बेसिकली जियोपॉलिटिकली जो इतनी ज़्यादा डायनेमिक है वहाँ पर चेंजेस लाने में इंडिया समर्थ भी है। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। अब ग्लोबल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, ब्रिक्स रोल किस चीज में, ग्लोबल गवर्नेंस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। अब जैसे कि फोरम्स की बात हो रही है ब्रिक्स की या फिर एससीओ की, तो ये जो है दीज माइट नॉट अचीव ट्रू डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस ओवर हियर। क्या बात कर रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस की अगर बात करें तो ये उस हिसाब से अगर कहें कि डेमोक्रेटिक वे में बट ग्लोबली ट्रू फॉर्म में अगर ये कर सकेगा तो वैसा कुछ यहाँ पर लगता नहीं है कि दैट इट वुड बी एबल टू अचीव। दे कैन इग्नाइट कॉन्वर्जेशंस अबाउट मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव एंड इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्टिंग करंट रियलिटीज आर प्रेफरेबल टू एन आउटडेटेड सिंगल स्ट्रक्चर। तो इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे किसको बोल रहा है, ये ब्रिक्स को ही, कि इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशंस जो है वो अभी जो आउटडेटेड है, अभी जो आउटडेटेड सिंगल स्ट्रक्चर्स है, मतलब जो पुराने फोरम्स हैं उनका अगर उनसे कंपेयर करें तो लोगों को फिर भी दिस इज लुकिंग एज अ लक्रेटिव चॉइस। इंडिया की कॉम्प्लेक्स पोजीशन अगर बात करें जियोपॉलिटिकल सिनारियो में, तो इंडियाज मेंबरशिप इन वेरियस फोरम्स लाइक ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड, G20 एंड G7 स्टेम्स फॉर इट्स रिस्पॉन्स टू इनइक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो ये सारे जो हैं, अब जो फोरम्स की बात करें तो ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड, G20, G7, ये यहाँ पर इंडिया का जो मेंबरशिप है इसमें, ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके से बताता है कि इंडिया की ना एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ग्लोबल गवर्नेंस के अंतर्गत पोस्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिकली ये सारे के सारे जो हैं वो फॉर्म होने शुरू हुए थे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बेसिकली ऑल दिस एक्चुअली फॉर्म्ड, राइट। तो इसमें ये सारे जो फॉर्म हुए हैं यहाँ पर इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इंडिया को वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज तरीके से देखा जाता है कि भाई बहुत न्यूट्रल है। दो इट सीक्स टू बैलेंस इट्स इंटरेस्ट इन द ग्लोबल साउथ एंड एस्पिरेशंस इन द यूरोसेंट्रिक फोरम्स। सो इंडिया इज एक्चुअली ट्राइंग कि हमारा जो इंटरेस्ट है ग्लोबल साउथ, ठीक है, वहाँ पर प्लस यूरोसेंट्रिक, यानी कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे यूरोपियंस बेसिकली, ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज, तो यहाँ इनके जो फोरम्स हैं इन दोनों के बीच में एक सौहार्द बना के आगे बढ़ने की यहाँ पे, मतलब दोनों जगह इंटरेस्ट है भाई। ऐसा तो नहीं है कि एक को खुश करने के चलते दूसरे को दुखी कर दे, तो दोनों को एक बैलेंस बना करके जो है यहाँ पर चलने की बात है। इंडियाज रोल इन इमर्जिंग जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स, ठीक है, India's central position in an evolving geopolitical landscape possesses challenges over here। कि इंडिया का जो सेंट्रल पोजीशन है यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के, तो ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी आप यही देख लो कि रशिया और यूक्रेन में जब वॉर हुआ था तो इंडिया को लोग आगे कर रहे थे सारी कंट्रीज कि जाओ भाई रशिया को बोलो कि वो वॉर ना करे, तो दैट्स देयर इंटरनल मैटर। दो काफ़ी, मतलब इंटरनल मैटर नहीं, बेसिकली उनका अपना प्रॉब्लम है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एज अ ग्लोबल वन ऑफ द यू कैन से कि इमर्जिंग पावर के तौर पे अगर हम देखें इंडिया को, तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ग्लोबल पावर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि इस वॉर को किसी तरीके से दबाएं, ठीक है, इसको फिनिश ऑफ करने के लिए। बट वही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इंडिया के लिए इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, इस टाइप की जो सिचुएशन है, दीज आर रियली वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है उनको हैंडल करनी, बहुत सारी चीज़ों को सोच करके फिर अपना हाँ ना जो भी काम करना है वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे।
Okay, so all these kind of situations basically present a kind of challenge in front of India. It needs to balance interests from both sides and navigate emerging fault lines while being neither a victim nor a pawn. कि यहाँ पर इंडिया को ना तो विक्टिम के तौर पे ना ही जो है वो पॉन के तौर पे जो है वो अपने आप को यहाँ पे दर्शाना है. यहाँ पर चीजों को बैलेंस करके चलने की इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है. सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज टॉकिंग अबाउट. ओके, नाउ दी कंपटीशन की अगर हम बात करें ब्लॉक्स और इंडिया की स्टैंड्स यहाँ पर, तो जैसे कि इंडिया एंड चाइना एंड रशिया है. वाई चाइना एंड रशिया अलाइनिंग, दोनों अलाइन कर रहे हैं, दोनों का एक इंटरेस्ट एक दूसरे में देखने को मिल रहा है. यहाँ पर एक ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिल सकता है कि अगर ये दोनों जो है वो साथ में जुड़ जाए. यूएस रशिया के खिलाफ है, यूएस चाइना के खिलाफ है, रशिया एंड यहाँ पर ये चाइना जो है दोनों एकजुट हो जाए तब क्या होगा, है ना. तो इंडिया हिस्टोरिकली ऑपोजेस ब्लॉक पॉलिटिक्स बट मे इनएविटेबली बी ड्रॉन इनटू इट. तो इंडिया जो है वो ब्लॉक पॉलिटिक्स में कभी रहना नहीं पसंद किया है. जैसे कि नेटो जब बनी थी तो इंडिया ने तब भी नहीं ज्वाइन किया. ये कोल्ड वॉर के बाद जो एक ग्रुपिंग हो गई थी, भैया ये जो सोवियत यूनियन का, या सोवियत यूनियन मतलब रशिया का अपना है, यहाँ पर इन लोगों का अपना है, तो उस टाइप की जो चीज़ें हो गई थी वो अवॉइड किया जा रहा था बेसिकली. ठीक है, तो ये जो चीज़ है इंडिया हैज़ ऑलवेज tried in order to avoid all these kind of things. Multipolarity should prioritize equity, inclusion and representation, not rivalry over here. ना अगर चाइना फैक्टर की बात करें कि इंडिया की जो भी चॉइसेस होती हैं वहां पे चाइना का क्या फैक्टर है और वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, तो इंडिया को ये चीज कंसीडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मल्टीपोलैरिटी एड्स चाइनाज राइज. अब यहाँ पर है कि इंडिया सारी जगहों पे अगर डोलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली चाइना के राइज में हेल्प करेगी. नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस माइट inadvertently bolster China's position, necessitating India's cautious balance between China-centric and the West-centric orders over here, because India cannot basically go under any of these. ना तो China-centric वाला कोई काम कर सकता है और ना ही West-centric जो situations है, इस टाइप के जो centers, मतलब इस टाइप की जो orders है वहाँ पर भी नहीं जा सकता है. ओके, तो India has to make actually very complex decisions. बहुत ही complex decisions इंडिया को लेने पड़ते हैं, दो पढ़ने पड़ते हैं बेसिकली. व्हाई? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर, if we are moving towards west too much, it will hamper us. If we are moving more towards China, which is not possible, वो तो हो ही नहीं सकता कि चाइना के साथ तो वैसे भी हमारे इतने सारे जो डिस्प्यूट है वो होते रहते हैं, है ना. ये यहाँ पर लद्दाख के रीजन में पैंगोंग लेक, इधर तो जो अक्सर ही वहाँ पे इन लोगों से जो डिस्प्यूट चलता रहता है. और अरुणाचल प्रदेश, द कंप्लीट अगर इसको समराइज करें तो पूरा का पूरा जो हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ, उन सभी में एक तरीके से जो है यहाँ पर क्लैशेस होती रहती हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में. सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम. So obviously we cannot be China centric, or we cannot even follow those kind of things as well. India's navigational challenges: India must assert itself in non-Western forums while checking China's growing influence. जो non-Western forums हैं वहाँ पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चेक करते रहना है कि चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो भी ना बढ़ सके उन जगहों पे. अगर सपोज कोई फोरम है, XYZ कोई फोरम है, उस फोरम को इंडिया ने ज्वाइन किया तो वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा ना हो सके, और हो ना, उस चीज़ पे जो है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. It should avoid alienating other global south countries while engaging with Western expectations in the Eurocentric forums over here. कंक्लूजन में यही चीज़ निकलती है कि हाँ भाई, ऑब्वियसली इंडिया के पास जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजंस करने के लिए है, बट द थिंग इज दैट इंडिया कैन नॉट बेसिकली गो लाइक दिस कि भाई हम चाइना के फेवर में चले जाए, वेस्ट के फेवर में चले जाए. वी कैन नॉट. हमको हमेशा अपने फेवर में पहले देखना है. वी नीड टू फाइंड आवर इंटरेस्ट फर्स्ट. ओके, सो दिस इज द थिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिकोडिंग द प्रेसिडेंट्स स्पीच ओवर हियर. तो प्रेसिडेंट की जो स्पीच है उससे रिलेटेड है. तो यहाँ पर
इंडिपेंडेंस डे में हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट ओवर हियर। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो एक ऐसी बुक है जो कि हमको क्या कर रही है, गाइड कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस डायरेक्शन में हमको गाइड कर रही है। सो दैट इज व्हाट शी एक्चुअली सेड। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग ओनली। ओके, रीएफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो अगर यहाँ पर इन्होंने जो अगर क्या इन्होंने ये जो बात कही है कॉन्स्टिट्यूशनल गाइड बुक के तौर पे, मतलब हमारा जो रूल करने का तरीका है, हमारे जो काम करने के तरीके हैं, तो उसका तरीका क्या फॉलो करने की बात हो रही है यहाँ पर गाइड बुक के तौर पे, किसको देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो डेमोक्रेसी है उस चीज के ऊपर यहाँ पर इन्होंने ये चीज को फोकस किया है। तो इनका जो डिक्लेरेशन था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। It actually reassures the nation that political ideologies and party politics should be confined within the constitutional boundaries only। कि जो पार्टी की पॉलिटिक्स होती है, आपस में इनकी जो पॉलिटिक्स होती है, इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है, ये सारी चीजें बाउंड्री तक होनी चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं होनी चाहिए कि भैया आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें दी हुई हैं उसको ब्रीच कर जाओ, दैट शुडंट बी देयर। सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। एंड कि ये स्पीच से हमको ये चीज पता चलती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी अफर्म करता है दैट इट रीअफर्म्स इंडियाज कमिटमेंट टू रिमेनिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कि हम डेमोक्रेसी है एंड वी वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। तो ये इस पॉइंट को फिर से उजागर करके दुनिया के सामने जो है ये लेकर के आती है। की पॉइंट्स क्या हैं इस एड्रेस के, तो सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि यहाँ पे इन्होंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मनी विथ नेचर, नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन करना, बहुत सही बात इन्होंने कही। उसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट की बात कही इन्होंने कि महिला सशक्तिकरण करना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है एजुकेशंस रोल इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एजुकेशन है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पढ़े लिखे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपसे कोई भी पेपर पे साइन करा लेंगे, थंब लगवा, अंगूठा लगवा लेंगे, कुछ भी करा लेंगे, यू डोंट नो। वो कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, तो वो वाला सिचुएशन हो जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन राइट नाउ दो। इसलिए एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एजुकेशन इसलिए भी सिर्फ यही चीज़ नहीं है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है कि सोसाइटी में चीज़ों में बदलाव कैसे आएंगे जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। तो जो पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया है ना। अब दूसरी बात है इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इस वाले सिनारियो में भी प्रेसिडेंट मुर्मू की ये जो इन्होंने बात कही है, हमारी जो मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने जो बात की इन सारी चीज़ों पे बहुत ही सही पॉइंट यहाँ पे इन्होंने सामने रखा है। इसके अलावा शी ऑल्सो एक्नॉलेजेस द लॉन्ग जर्नी अहेड टू रियलाइज द फ्रीडम मूवमेंट लीडर्स एस्पिरेशन। तो जो फ्रीडम, जो आज़ादी की लड़ाई जो लड़े थे, तो उनका जो एक सपना था कि हमारा भारत ऐसा हो, तो हमको वैसा अपना भारत बनाना है। रीथिंकिंग हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस, अगर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस की बात करें तो पर्टिकुलरली मेडिवल पीरियड यहाँ पर एनालाइज किया गया है। द करेंट गवर्नमेंट्स असर्शन ऑफ 1000 years of slavery contrasts with previous interpretations. Prime Minister Narendra Modi's speech highlights this view, raising questions about the foreign domination narrative over here. तो यहाँ पर जो 1000 साल की जो हमारी स्लेवरी है उस चीज को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया। ये बात बोल रहे हैं कि जो मेडिवल पीरियड से लेकर के 1000 साल की जो स्लेवरी, हमारी गुलामी की बात कर रहा है, तो वो क्या नैरेटिव को सेट कर रहा है यहाँ पे, फॉरेन डोमिनेशन की, मतलब जो इन्वेड करके इंडिया में आए द मेडिवल टाइम पीरियड से, हमारे मध्यकालीन भारत से का टाइम पीरियड की हिस्ट्री आप देखो। फिर फॉरेनर्स आए, कौन वाले, मतलब सारे तो फॉरेनर्स ही थे, बट उसके बाद ये ब्रिटिशर्स आए, तो ये भी आकर के इंडिया में इन्वेड किए, इन्वेड इन द सेंस यहाँ पर भी आकर के दे ऑल्सो स्टार्टेड रूलिंग ओवर हियर। तो ये सारी चीज़ों को जो है उजागर करता है कि किस हिसाब से चीज़ें थी और किस हिसाब से जो है वो पॉलिटिकली चीज़ों को एंड मतलब उसको जो है लोग सामने पेश करते हैं। आइडेंटिटी और प्रेसिडेंटशिप की अगर हम बात करें यहाँ पर,
ठीक है। तो हमारी प्रेसिडेंट ने शी एम्फसाइज्ड ऑन बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज द प्राइमरी आइडेंटिटी अबव द एफिलिएशंस रेजोनेट्स विद इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इन्होंने अगर आइडेंटिटी की अगर बात करें तो आप भारत के नागरिक पहले हैं, उसके बाद आप कुछ भी होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को इन्होंने यहां पर सामने रखा, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बात इन्होंने कही। वाइल रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज शी डजंट मेंशन रिलीजन एज एन आइडेंटिटी मार्कर फोकसिंग ऑन पंथ एंड धर्मा, दैट इज द पाथ एंड फेथ ओवर हियर। ओके, सो यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो फोकस, उन्होंने रिलीजन का नाम नहीं लिया, पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, कि आपकी आइडेंटिटी आपकी रिलीजन से सेट नहीं हो रही है, ठीक है। आप कौन से पाथ, कौन से जो पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, कौन से रास्ते को आप फॉलो कर रहे हैं, सही है गलत है क्या है, वो पाथ मैटर करती है। उसके अलावा जो धर्म है, आपका फेथ है, वो धर्म, आपका जो फेथ है वो मैटर करता है। यहाँ पर इन्हें रिलीजन को लेकर के यहाँ पर कोई पॉइंट जो है वो नहीं रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ गाइडिंग बुक की अगर बात करें तो इनका जो बात कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस बेसिकली यहाँ पर बता रहा है। इसके अलावा ये जो टर्मिनोलॉजी के इन्होंने बेसिकली यूज किया है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मैटर्स ओवर हियर। द ऑथर सजेस्ट दैट द प्रेसिडेंट शुड फॉलो द प्रिसाइज टर्म्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो चीजें दी हुई हैं, एक्यूरेटली उसी को ही यूज करने के लिए, ताकि हम उन्हीं चीजों को रेजोनेट कर सके। ऐसा नहीं कि उसको घुमा फिरा करके तोड़ मोड़ के कैसे भी जो है सामने पेश किया जाए, तो वो करने की यहां पर बात नहीं कह रहे हैं। रोल ऑफ वर्ड्स एंड आइडियोलॉजी, यहां पर कह रहा है कि वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, as they can become code words and markers for the ideologies. The president's use of precise term matters, especially as she is the highest constitutional authority in the country over here, because her remark matters. कुछ भी उनके मुंह से निकलता है, कुछ भी शब्द अगर वो बोलती है, उन सारी चीजों का मैटर करता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। सो एज अ लीडर, अगर आप किसी भी कहीं पे भी छोटे से जगह पे भी अगर आप लीड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपके द्वारा कही हुई बातों का बहुत असर पड़ता है। ओके, ये तो हमारी प्रेसिडेंट है। है। तो यहाँ पर ये जो पूरी पॉइंट है वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि हमारा जो भी राज, हमारा जो डेमोक्रेसी, हमारा जो ये पूरा देश है, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास ही आसपास क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, उसी से ही सारा काम जो है होना चाहिए। इन द सेंस उसको रेफर करके हमको अपना काम करना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक दैट कि आप अपने मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, खैर अब हमारा अगला टॉपिक है ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये पॉइंट कह रहा है कि अब जो हमारे पहले के गवर्नर थे आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है राजीव चंद्रशेखरन, इन लोगों के बीच में ना थोड़ा सा कहासुनी जो है वो बेसिकली चल रहा है। स्पार्ड ओवर हाउ वेल ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन फेयरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस चीज़ को लेकर के इन दोनों के बीच में जो है एक तरीके से कॉन्वर्जेशन चल रहा है डिफरेंट तरीके से, तो वही चीज को लेकर के यहाँ पर बात है। ओके, सो हियर बेसिकली यहाँ पर क्या है कि रघुराम राजन अलॉन्ग विथ 2 अदर इकोनॉमिस्ट, दूसरे और भी इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर के उन्होंने एक पेपर बेसिकली रिलीज किया था, जहाँ पर कि उन्होंने ये पॉइंट कही कि जो हम सेल्फ सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की, यानी आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो उतना ज़्यादा जो है वो ठीक नहीं है जिस तरीके से काम जो है वो प्रोसीड हो रहा है। तो उसी को ही लेकर के यहाँ पर बेसिकली पॉइंट आउट हुआ था। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी बात जो है वो बेसिकली रघुराम राजन और इनके और भी जो साथी थे, उन्होंने एक पेपर रिलीज किया जहां पर कि
PLI स्कीम, इनकी जो स्कीम है, उन्होंने कहा कि जो सरकार स्कीम चला रही है बेसिकली किस चीज़ को लेकर के, सेल्फ सफिशिएंट किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में होने के लिए इंडिया जो सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की कोशिश बनने की भारत कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो इतना इफेक्टिवली काम है नहीं कर रहा है। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि राजीव चंद्रशेखर हैं, उन्होंने काउंटर किया इस चीज को कह करके दैट द पेपर वाज बेस्ड ऑन हाफ ट्रूथ्स एंड शॉर्टी कंपैरिजंस ओवर हियर, कि आधा सच इन्होंने सामने रखा हुआ है और कंपैरिजंस भी उन्होंने ठीक ढंग से नहीं की हुई है, इस वजह से चीजें जो है वो सामने नहीं आ रही हैं। अभी ये जो हाल फिलहाल, मतलब हाल फिलहाल नहीं, बेसिकली जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी इन ऑर्डर टू बिकम दी आत्मनिर्भर भारत which was introduced by the Indian government to encourage the companies to manufacture goods over here in India। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरीके से कोशिश कर रही है कि इंडिया में ही, भारत में ही ये लोग क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दे। एंड इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, इंसेंटिव्स ऑल्सो, सब्सिडीज हो, इंसेंटिव्स हो, उन सभी चीज़ों को ये प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, किसको, कंपनीज को प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, ताकि ये लोग लैक्रेटिव चॉइस हो, सो दैट दे कैन बेसिकली क्या कर सके, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर सके। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ही बेनिफिशियरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे फ़ोन एक्सपोर्ट्स की जो बात है, इट इज़ एक्चुअली सर्जिंग टू दैट ऑफ द $300 million इन 2018 टू $11 billion, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे क्या है कि $300 million से अब जो है $11 billion का ये बन गया। 2018 से 2023 के बीच में इस टाइप की चीज़ है, तो ये बहुत ही लक्रेटिव चीज़ है। खैर, अब यहाँ पे रघुराम राजन जो हैं, इनका क्या पर्सपेक्टिव यहाँ पर सामने आ रहा है, तो पर्सपेक्टिव इन्होंने ये रखा जो एक्सपोर्ट बूम फैसिलिटेट करने की ये लोग बात कर रहे हैं बाय PLI स्कीम, इट कंसील्स अंडरलाइंग इश्यूज ओवर हियर। तो उन्होंने बेसिकली कुछ इश्यूज हैं जो पॉइंट आउट किए हैं। इन्होंने पॉइंट आउट किया दैट व्हाइल इंपोर्ट्स ऑफ फुल्ली असेंबल्ड मोबाइल फोन्स हैव डिक्रीज्ड, इंपोर्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स सच एज डिस्प्ले, स्क्रीन्स, बैटरीज, कैमराज एटसेट्रा, दीज हैव बेसिकली इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली। तो यहाँ पे इंपोर्ट्स देखो, जो मोबाइल है वो असेंबल्ड मोबाइल जरूर यहाँ पर आना जो है वो कम हो गया है, वो उसमें डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं उनमें जो इंक्रीमेंट हो गई है, वो पार्ट्स को जो है बाहर से मंगाना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ये सब्सटैंशियली इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या है, जो कंपनीज हैं वो कंपोनेंट्स को बाहर से मंगा रही हैं और इंडिया में ही इसको असेंबल कर रही है। एंड यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा का पूरा सिचुएशन है वो क्रिएट करने की बजाय अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस हिसाब से बस असेंबलिंग का यहाँ पर काम हो रहा है। चंद्रशेखर का पॉइंट क्या है, ये यहाँ पर रघुराम राजन जी का जो कमेंट है, आर्गुमेंट है, उसको ये लोग काउंटर कर रहे हैं बाय स्टेटिंग दैट द अजम्पशन दैट ऑल इंपॉर्टेंट components are solely used for mobile phones is इनकरेक्ट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी जो बात कर रहे हैं ना बेसिकली इनकरेक्ट है। ही एम्फसाइज दैट not all mobile phone production in India is supported by the PLI scheme, only about 22% so far। यहाँ पे पूरे के पूरे पार्ट्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 22%, ओनली 20% जो है, 22% वही यहाँ पर जो प्रोडक्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट ऑल मोबाइल प्रोडक्शन इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द PLI स्कीम। सारे के सारे मोबाइल्स PLI स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, सिर्फ 22% आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा दैट ही ऑल्सो एक्नॉलेज्ड that the potential for low value addition in current mobile manufacturing, but expressed confidence in its improvement as the supply chain matures in India। तो यहाँ पे जैसे जैसे सप्लाई चेन बेटर होती जाएगी, चीज़ें बेटर होती जाएंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कंप्लीटली इंडिया में होती जाएगी, कहीं से तो शुरुआत करनी है। सो दैट इज व्हाट ही इज पॉइंटिंग ओवर हियर। ओके, सो डाइवर्जेंट व्यूज ऑन जॉब क्रिएशन एंड वैल्यू एडिशन। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के पीछे, करवाने के पीछे का क्या रीजन था कि जॉब क्रिएशन हो, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिले, ठीक है। तो जो
कोर डिसएग्रीमेंट है ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, PLI स्कीम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग जॉब्स को जनरेट करेगा कि नहीं, एंड विल एस्टैब्लिश इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई हब विथ वैल्यू एडिशन और नॉट। तो ये इनका जो है कोर आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, जो कि चंद्रशेखर जी यहाँ पर ही बिलीव्स दैट द रिजल्ट्स विल टेक टाइम टू मैनिफेस्ट, while Rajan suggests, Raghuram Rajan ji, he suggests without solid evidence of the PLI's success, there might be an opportunity cost as resources spent on PLI could be invested in other sectors such as that of the education। कि हमारे पास कुछ वैसी चीज भी तो होनी चाहिए ना कि कोई सब्सटैंशिएट कर सके कि हाँ भाई PLI स्कीम जो चल रही है वो एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट कर रहा है, उसको बेनिफिशियल हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर ये जो पैसे लग रहे हैं उसको एजुकेशन में लगाओ, किसी और सेक्टर में लगाओ, क्यों हम इसी में जो है आप यूज कर रहे हो। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली पॉइंटिंग इट आउट। ओके, नेक्स्ट है कंसर्न्स रिलेटेड टू दी नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी में जो एक तरीके से ड्रिलिंग करने की बात हो रही है उस चीज को लेकर के यहाँ पर पॉइंट आउट हो रहा है। पॉइंट आउट मतलब इस चीज को पॉइंट आउट करें तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, तो इन्होंने रिसेंटली जो प्लान्स हैं फॉसिल फ्यूल्स की ड्रिलिंग के लिए ब्रिटेन के कोस्ट के पास, तो वहां पे इन्होंने कहा कि भैया वहां पे हम ड्रिलिंग करेंगे रिलेटेड टू दी फॉसिल फ्यूल। एंड यहाँ पर यहाँ पे वही पॉइंट हो रही है, जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स हैं डेफिनेटली दे आर रेजिंग क्वेश्चंस ओवर हियर कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ओके, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि आप इस टाइप की अगर ड्रिलिंग करेंगे तो क्या होगा, जो मरीन है वहां पे उन मरीन एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सभी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगी। ओके, ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली इम्पैक्ट। ओके, नाउ तो यहाँ पे जो हिस्ट्री की अगर बात करें नॉर्थ सी में ड्रिलिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ सी के पास ब्रिटेन, नॉर्थ सी के आसपास जो है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटीज है वो 1958 के जो जेनेवा कन्वेंशन है ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तभी से जो है इस चीज के ऊपर चीजें चल रही थी भैया यहाँ पर जो है हम क्या करें, एक्सप्लोरेशन करें। द यूके's कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट इन 1964 आउटलाइंड द नेशंस ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज बीनीथ द सी बेड। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है इन्होंने पहला एक्सप्लोरेशन करने के लिए जो पहला लाइसेंस है वो 1964 में इनको मिला था, विच लेड टू द सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल ओवर द years। तो यहाँ पर किस चीज को, इसकी वजह से क्या हुआ, नेचुरल गैस ऑयल जो है उन सबको डिस्कवर करने में इनको काफी मतलब आसानी हुई थी। they were able to do that because they were having the license over here। now challenges की अगर हम बात करें यहाँ पर कि ऑफशोर ड्रिलिंग जो होती है इसकी वजह से जो वर्कर्स हैं, मरीन जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट स्टेबिलिटी है, इन सभी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है एंड इट इंटेंसिफाइज द क्लाइमेट चेंज बाय वार्मिंग ओशंस। ऑब्वियस सी बात है कि आप ड्रिलिंग करते हो, हीट भी तो रिलीज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से ओशन वार्म हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज होगा एंड विच विल बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट दी पॉल्यूशन, जो कार्बन पॉल्यूशन है ओशंस में उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसके जो मॉनेटरीली इम्पैक्ट जो है, ठीक है, मॉनेटरीली जो है बहुत आपको फायदा हो रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर ये भी तो चीज़ देखो कि इसका एनवायरमेंट पे कितना भयानक असर पड़ेगा। Okay, the process also endangers marine biodiversity। These are very common thing। आप बड़े आराम से इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो कि अगर इस टाइप की ड्रिलिंग होती है तो मरीन बायोडाइवर्सिटी, जो कोरल रीफ्स है, शेल फिश है, ये सभी के सभी इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो ओशन में होगा, एसिडिक सिचुएशन हो जाएगी, तो ऑल दीज विल डाई। वेरी सिंपल। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कंसर्न रेज हो रही हैं इस ड्रिलिंग से रिलेटेड यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड कंसर्न्स हैं, तो क्लाइमेट चेंज कमेटी की अगर कमिटमेंट्स की अगर बात है तो ये क्लाइमेट चेंज कमेटी इट इंडिकेटेड इट्स 2023 progress report that the UK's preparation for climate change under the second national adaptation
प्रोग्राम वॉज inadequate over here। ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम था, ये इनका बेसिकली हमारा इन द सेंस इनका जो था, तो यूके भी तो हमारा, ये हमारी पैसे से ही तो बना हुआ है खैर, तो नेशनल अडेप्शन प्रोग्राम जो है ये इनएडिक्वेट है, इनका कुछ भी मतलब इसका कुछ इफेक्टिव है नहीं ये। तो ये जो क्लाइमेट चेंज कमेटी है, इट एक्चुअली बेसिकली प्रोवाइड्स द एडवाइस ऑन एमिशंस टारगेट टू द यूके एंड डिवॉल्व्ड governments। UK's climate action has been deemed insufficient। ये जो इनका क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है, इनका जो भी काम होता है ना, वो बहुत ही इनसफिशिएंट है। बेसिकली ये कुछ भी जो काम कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो कि बेसिकली इनका नेशनल which determines the national contributions over here and long term targets जो है वो सभी के सभी climate change में किसी भी तरीके से impactful नहीं है। इनकम्पैटिबिलिटी की अगर हम यहाँ बात करें तो अगर न्यू ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, तो अगर यूके इस टाइप की चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, तो यूके का जो कमिटमेंट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो पेरिस अग्रीमेंट है कि इस लिमिट से हम क्रॉस नहीं करेंगे, तो उस चीज़ में ये एडिशन हो जाएगी कि अगर आप इस तरीके की ड्रिलिंग करोगे for some monetary basis, then definitely this will happen because there are all many other factors also। आप aquatic ocean खराब कर रहे हो, aquatic marine animals जो aquatic animals उन सभी के ऊपर impact कर रहे हो, आप बाहरी impact कर रहे हो, sea level इन सारी चीज़ों की वजह से increase हो रहा है। apart from that आप किसी भी तरीके का कोई जो climate action program की बात करें, वो भी सारी चीज़ें आप properly diligently नहीं कर रहे हो, you have signed some agreement, you are not even following that, what are you doing? Then definitely all these things 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लिमिट है उसको क्रॉस हो ही जाएगा। The move towards new drilling licenses undermines efforts to combat the climate change and definitely it raises concerns about the nation's adherence to its climate commitments over here। So ये जो है basically एक controversy ही एक तरीके से सामने लेकर के रख दिया है कि आपका जो है कहना कुछ है, करना कुछ है, उसी पॉइंट को लेकर के। अब लास्ट आर्टिकल जो है वो ICSSR से रिलेटेड है, टू डेवलप इंडियनाइज्ड रिसर्च मेथडोलॉजी टूल्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, ये लोग अपना जो रिसर्च अवार्ड प्रपोजल है विच इज़ बेसिकली एम्ड टू studying the impact of various schemes and public policy initiatives of the union government। so ये इन सारी चीज़ों पे जो भी इनकी स्कीम्स थी, कोई भी पॉलिसीज थी, वो जो भी ये लेकर के सामने आए थे, तो यूनियन गवर्नमेंट तो उसकी स्टडी करके उसके ऊपर रिसर्च जो है वो सामने प्रेजेंट करेंगे। हाउ मेनी रिसर्चर्स? तो 500 रिसर्चर्स विल बी गेटिंग फंड इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम धड़ाधड़ स्कीम्स तो ला रहे हैं, पर उन स्कीम्स का किसी तरह का कोई इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिल भी रहा है कि नहीं। This initiative involves funding around 500 researchers to conduct the field work। इसके अलावा जो ICSSR है, this basically aims to develop unique research methodology tools to analyze social and economic challenges in India। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो भी सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस, नॉट सॉरी चैलेंजेस, बल्कि जो चेंजेस हैं उसको इम्पैक्ट करेगा, उसको बताएगा कि भैया कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के। अब अगली बात आती है, जो इनका पूरा रिसर्च है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, तो जो प्रैक्टिकल आउटकम्स हैं उसको एग्जामिन करेंगे, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आए हैं, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स जो भी लिए हैं उस चीज़ को लेकर के। फिर जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि PM उजाला की बात, PM उज्ज्वला योजना की बात करें, आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, इस टाइप के जो ये सारे स्कीम्स हैं, इन सभी को ये स्टडी करेगा, फिर उसके ऊपर रिसर्च। मतलब पूरा अगर ऑल इन ऑल मैं अगर बात करूँ तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी चीज़ से रिलेटेड है, दैट दे विल बी स्टडिंग, रिसर्च उसके ऊपर करेंगे, सारा फील्ड वर्क करेंगे, उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, भैया ये सारा इम्पैक्ट है इस चीज़ का। ओके चलिए, so I hope that you people liked, enjoyed today's DNA session। so see you in the next video। आप लोगों के ओपिनियन मैंने पढ़े कल का जो वीडियो में था, I really liked। You people should discuss in the comment section।
है ना। तो इससे आप एक दूसरे से जो है आप डिबेट कर पाओगे एंड पॉजिटिव रखना इन सारी चीज़ों को। ओके, आई कीप ऑन रीडिंग ऑल द कमेंट्स। सो समवर लाइक कि इंग्लिश रहना चाहिए, समवर लाइक कि नहीं हिंदी होना चाहिए, समवर लाइक कि इतने सारे लैंग्वेजेस है उसमें हम एक लैंग्वेज को कैसे चुन सकते हैं, फिर डाइवर्सिटी का क्या पॉइंट रहेगा, राइट। तो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स थे आप सभी के। सो रियली गुड, आई रियली लाइक्ड इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट।